Hi students, from today we are starting the next chapter, that is chapter number 5 states of matter. States of matter में हम gases and liquid state के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन में कहता क्या है कि जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ रखा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की वो किसके साथ रिलेट करती हैं, सिंगल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज एटम या मॉलिक्यूल के साथ क्या करती है, रिलेट करती है. वहाँ से कहता है जो एटम एंड मॉलिक्यूल से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं. जबकि कहता है ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की उनको हम क्या बोलते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, जो किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इज़ जब काफ़ी सारे एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं उससे दौरान हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को नोट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. कहते हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज कहता है एक्चुअली क्या होता है कि जब काफ़ी सारे एटम या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं उस दौरान उनको हम देख सकते हैं. ऑल्सो कहता है वहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो पूरा संसार है वो वर्क करता है. जैसे इसकी एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है लिक्विड का वो बॉयल नहीं होता. एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो लिक्विड का वो बॉयल नहीं होता, उबलता नहीं है. कहता है जो बॉइलिंग है वो कब शो होती है, जो हमारे पास लिक्विड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बल्क की फॉर्म में, जिस दौरान काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठा होते हैं तभी वो लिक्विड क्या करेगा, बॉइलिंग को शो करेगा. ऐसे कहता है जो एक सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल है वो गीला नहीं करता. जबकि कहता है जो वाटर है, वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिसमें काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. कहता है जब काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं उस दौरान उसमें गीला करने की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है. कहता है जैसे हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर के बारे में, जैसे कहता है जो आइस है, आइस में क्या होता है, जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ऐसे वाटर की फॉर्म में वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टीम की फॉर्म में वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. कहता है ये जो तीनों स्टेट होती हैं वाटर की, तीनों स्टेट के अंदर हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज केमिकल फार्मूला है वाटर का H2O वो क्या होता है, सेम होता है. बट कहता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइस, वाटर एंड स्टीम की वो स्लाइटली क्या होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती है. ऐसी कहते हैं जो करैक्टरिस्टिक होती हैं तीनों स्टेट ऑफ मैटर की, कहता है वो सिर्फ अकेला मॉलिक्यूल की एनर्जी के ऊपर ही अकेले डिपेंड नहीं करती बट ऑल्सो मॉलिक्यूल की एनर्जी के साथ साथ जो इंडिविजुअल पार्टिकल है आपस में कैसे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है. देयरफॉर कहता है इसलिए केमिस्ट के लिए ज़रूरी हो गया फिजिकल लॉस को जानना. जिन फिजिकल लॉ से क्या पता चलता है, मैटर के बिहेवियर के बारे में पता चलता है डिफरेंट स्टेट के अंदर. इस चैप्टर में कहता हम पढ़ेंगे अबाउट दी हाउ द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल अराइज फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कि कैसे एक सिंगल एटम से बिहेवियर से हम जो उसकी बल्क प्रॉपर्टीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑल्सो कहता हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, पर्टिकुलरली कहता हम गैसेस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. कहता जो मैटर है मेनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में. कहता है सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, ऑल्सो उसका क्या होता है, डेफिनेट साइज होता है. कहता है बट उसकी जो शेप है सॉलिड की वो चेंज हो सकती है. कहता है उसकी शेप को चेंज करने के लिए क्या होती है, कंसीडरेबल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है तभी वो जाके अपनी शेप को चेंज करता है, जिसके कारण कहते हैं जो सॉलिड है जनरली हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं. कुछ कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे हमें सॉलिड की गिवन दे रखी है दैट इज आयरन, सिल्वर, कॉमन सॉल्ट, नमक. ये सभी किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है, लिक्विड की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, फिक्स वॉल्यूम होगी बट उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती. कहता है लिक्विड को जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर की ये शेप क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है. ऑल्सो कहता है जो लिक्विड है लिक्विड के अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो होने की. जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, हमारे पास वाटर, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, ये सभी किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट. कहते हैं जो गैसेज है गैसेज में ना ही डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम होती है ना ही उसमें कोई फिक्स शेप होती है. कहते हैं जो गैसेज है वो क्या करती है, जिस बर्तन में गैस को डालते हैं उसी बर्तन की पूरी वॉल्यूम को वो एक्वायर कर लेती है, ऑल्सो उसी कंटेनर की वो शेप भी ले लेती है. जैसे एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन दे रखी हैं एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. जबकि कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो सब्सटेंस है वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के अंदर. जैसे कहता है हमें पता है कि जो वाटर है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में
एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ आइस, वाटर एंड स्टीम की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। इन जनरल कहता है जो सब्सटेंस है वो उसको हम सॉलिड कब बोलते हैं, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस दौरान उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ऐसे कहता है सब्सटेंस को लिक्विड कब बोलते हैं, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे हो एंड बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, उस दौरान उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। ऐसे कहते हैं सब्सटेंस को गैसेस कब बोलते हैं, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से लेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस दौरान उस सब्सटेंस को गैसेस स्टेट में बोलते हैं। कहता है यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि कोई गिवन सब्सटेंस है वो क्या कर सकता है, तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ पे गिवन दिया है वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर की फॉर्म में तीनों स्टेट में एक साथ एक ही टाइम पे ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है जब हमारे पास जो टेम्परेचर कितना हो 0.01 डिग्री सेल्सियस हो एंड प्रेशर कितना हो 4.58 mm ऑफ मर्करी प्रेशर हो। कहता है इस दौरान जो वाटर है तीनों स्टेट में एक साथ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एंड इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो तीनों फेसेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज की नोट। कहता है एक चीज़ नोट करने वाली है कि आजकल जो साइंटिस्ट है वो मैटर की 5 फॉर्म के बारे में, कि मैटर 5 स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है जैसे हमने ऊपर 3 स्टेट पढ़ी है मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कहता है इन्हों तीनों स्टेट के साथ साथ जो 2 और स्टेट है मैटर की वो भी जानी जाती हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म। कहता है जो प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या होता है, सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। कहते हैं जो प्लाज्मा है वो क्या होती है, आयनाइज्ड गैस होती है। कहते हैं ये गैस है जिसमें क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी है वो प्रोवाइड करी जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन को। कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से आते हैं। कहते हैं ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज दोनों स्पीसीज को, आयन एंड इलेक्ट्रॉन को, वो दोनों एक साथ क्या कर सके, को एग्जिस्ट कर सके, एक साथ वो एग्जिस्ट कर सके। कहते हैं जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं एंड जो नियोन साइन बल्ब्स होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ऐसे कहते हैं जो सन एंड स्टार है, जैसे सूरज या फिर तारे हैं, वो भी किस वजह से ग्लो करते हैं, प्लाज्मा की वजह से ग्लो करते हैं, प्लाज्मा की वजह से वो चमकते हैं, उनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज 5th स्टेट। कहते हैं जो 5th स्टेट है मैटर की वो कौन सी होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म होती है, जिसको हम शॉर्ट में BEC के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, सुपर कूल्ड सॉलिड होता है, जिसमें क्या होगा, एटम्स है वो क्या करते हैं, अपनी अकेले की एक एटम अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी पहचान है, उसको खो देता है एंड आपस में जब काफ़ी सारे एटम इकट्ठा होकर कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल सुपर एटम बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म है वो कैसे बनती है, जब गैस को ठंडा करते हैं बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी के ऊपर, अबाउट कहता है हवा से जो डेंसिटी है वो 1/100 कर देते हैं। इतनी लो डेंसिटी के ऊपर जब गैस को ठंडा करेंगे सुपर लो टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जबकि कहता है जो इस चैप्टर में हम मेन कंसंट्रेशन है किसके ऊपर देंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के ऊपर देंगे। नेक्स्ट इज देन टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता है जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं मैटर की, उसको समझने के लिए जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बने। कहता है इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ जर्नल करैक्टरिस्टिक हैं, किस टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल की टर्म में उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करती है एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। कहता है जो ऐसी फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से कहता है जो मैटर है उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ऑल्सो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो टर्म है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो इंक्लूड नहीं होती है। कहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जब 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उस दौरान उसके बीच में जो फोर्सेस लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है।
नेक्स्ट कहते हैं जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। ये किस में प्रेजेंट होती हैं, इवन कहता है इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मीथेन, इन सभी में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है। कहता है सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है, इवन कहता है जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, इनको हम लिक्विड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो नोबल गैसेज है वो मोनो एटॉमिक है, जैसे नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, जिसके कारण वो सिंगल एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिस वजह से उसको यहाँ पे बोलते हैं मोनो एटॉमिक बोलते हैं। एंड कहता है इनके जो एटम है वो कंबाइन नहीं होते, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उनकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, जिसके कारण वो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन शो नहीं करेंगे। बट कहता है इनकी जो गैसेज होती हैं, इनकी गैसेज को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे कहता है जो नोबल गैसेज है उनको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स कहता है उनके बीच में भी कोई फोर्स है वो ऑपरेट होती होंगी, जिसकी वजह से वो गैसेस से लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कहता है ये जो फोर्सेस होती हैं होती तो हैं बट बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। जैसे वो हमें कहाँ से पता चलता है, इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से पता चलता है। जैसे आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडन, इनका आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिवन दे रखा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस है। वो हमें क्या चीज़ बताती है कि इनके बीच में जो फोर्सेज है वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेज प्रेजेंट होती है। कहते जो एग्जिस्टेंस होती है वीक अट्रैक्टिव इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की, उसको सबसे पहले किसने बताया था, डच साइंटिस्ट जॉन्स ने बताया था। इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। कहते हैं इसने इफेक्ट को स्टडी करा था कि ये जो मॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इन मॉलिक्यूल का रियल गैसेस के बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसको उसने स्टडी करा था। कहते हैं जिसके ऑनर के ऊपर इन फोर्सेस को उसका नाम दिया गया, जैसे उसका नाम क्या था, जॉन्स वंडरवाल उसका नाम था, जिसके बेसिस के ऊपर इन फोर्सेस को उसका नाम दिया गया, दैट इज़ वंडरवाल फोर्सेस नाम दिया गया। कहता है जो ऐसी फोर्सेस है वो कब एग्जिस्ट करती हैं, ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कहता है ये ऐसी फोर्सेस है वो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या करती हैं, प्ले करती हैं, इंटरप्ले करती हैं बिटवीन दी नेबरिंग एटम। जब कहता है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उस दौरान उनका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है नेबर वाले मॉलिक्यूल का, नज़दीक वाले मॉलिक्यूल का, तब ये फोर्सेस उनके बीच में क्या करेंगी, इंट्रैक्ट करेंगी। कहते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, अलग अलग टाइप की इंट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में एग्जिस्ट करती है। वो कैसी इंट्रैक्शन होती हैं, दैट इज़ डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर उसको लंडन फोर्सेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस राइज होती हैं। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस राइज होती हैं। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है क्या होती हैं, उनके बीच में राइज होती हैं। नेक्स्ट अब हम इन सभी फोर्सेस को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, लंडन फोर्सेस बोल देते हैं। कहता है जो एटम्स है एंड या फिर जो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या होता है, बराबर का डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी डाइपोल मोमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होगा। बिकॉज कहता है उनके बीच में क्या होता है, बिकॉज कहता है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, क्लाउड है, वो आपस में क्या होगा, सिमेट्रिकली एक सारता से उनके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनके बीच में बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की। बट कहता है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करती है। इवन कहता है नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर एटम कौन से होते हैं, जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती, दैट इज नोबल गैसेज। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या करती है, एक्ट करती है। वो कहता है किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है जो नोबल गैसेज है या फिर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इनके बीच में भी कुछ फोर्सेस है वो क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन अदर वर्ड कहते हैं जो डाइपोल है वो डिवेल्प हो जाएगा कुछ टाइम के लिए ही, उसके बीच में जो चार्ज सेपरेशन है दैट इज डाइपोल है, उसके बीच में क्या आ जाता है, प्रेजेंट हो जाता है ऐसे एटम या मॉलिक्यूल के अंदर। मोमेंटली का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही उसके बीच में क्या होता है, डाइपोल है, उसके अंदर क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है चार्ज सेपरेशन, पार्शली पॉजिटिव या फिर पार्शली नेगेटिव चार्ज उसके बीच में अराइज हो जाता है। कहते हैं इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल फोर्सेज है, कि जो फोर्सेज कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, कहाँ से पैदा हुई हैं, तो उसके समझने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, दो नोबल गैसेज के एटम को कंसिडर करते हैं, जिसको हम ए एंड बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब कहता है दो नोबल गैसेज के एटम ए एंड बी एक
एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। उस दौरान जो हर एक एटम है वो क्या होता है, अनचार्ज होता है। नोबल गैस होने के कारण उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज कहता है जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बराबर से एक सार्थक से क्या होता है, न्यूक्लियस के आसपास फैला हुआ होता है। जबकि कहता जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हमें पता है न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, हम क्या इमेजिन करते हैं कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास से रिवॉल्व करेगा उस दौरान ए एटम के आसपास कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, उसके आसपास जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, बराबर की सिमेट्री है वो नहीं रहेगी। एज ए रिजल्ट कहता है जो हमारे पास चार्ज क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, एक साइड के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा एंड दूसरी साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहता है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि जिस छोटे से टाइम पीरियड के लिए उसमें जो चार्ज सेपरेशन है वो अनसिमेट्रिकल हुई है, उस छोटे से टाइम में क्या होता है, हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल सेंटर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट कहता है जो इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ मोमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाती है, उसमें थोड़ा सा डाइपोल क्रिएट हो जाता है, उसमें चार्ज सेपरेशन हो जाती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का मीन्स कि कुछ टाइम के लिए एकदम से उसमें कुछ सेकंड के लिए डाइपोल क्या हो गया, अराइज हो गया। कहता है ये जो एकदम से उसके बीच में जो डाइपोल आया है उसकी वजह से वो क्या करेगा, उसके नेबर वाला एटम है जो वो बी वाला एटम, उसके बीच में भी क्या कर देगा, चार्ज को उसके अंदर इंड्यूस कर देता है, उसके अंदर चार्ज को पैदा कर देगा। एज ए रिजल्ट उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे, कि उसमें डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता बट नेबर वाले मॉलिक्यूल की वजह से, अगर कहता है आसपास वाले मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन होगी, जब वो दूसरे न्यूट्रल के पास जाएगा तो उसमें भी क्या करेगा, कुछ सेकंड के लिए उसमें भी चार्ज सेपरेशन कर देगा, उसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या कर देगा, अराइज कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, कि उसमें डाइपोल को उसने क्रिएट कर दिया है। दस कहता है जो टेम्परली ए एंड बी एटम आपस में कुछ टेम्पररी मोमेंट के लिए ए एंड बी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। सिमिलरली कहता है जो टेम्परली डाइपोल्स हैं आर इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसी कहता है जैसे हमने नोबल गैसेस के केस में पढ़ा, ऐसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में भी क्या होता है, सेम होता है, जिसको किसने डिस्कवर करा था, हमारे पास जर्मन फिजिसिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, उसने डिस्कवर करा था, जिसके बेसिस के ऊपर इन फोर्सेस को क्या नाम देते हैं, लंडन फोर्सेस नाम देते हैं, या फिर इसको हम डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोल देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।